ठीक है। तो हम लोग भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी आज चालू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम लोग भारत को किस किस नाम से जानते हो। क्या बोल रहे थे? वाह यार। इंडिया और हिंदुस्तान और आर्यव्रत और जम्बूद्वीप और भारत, गोल्डन बर्ड और अरे इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ। और ब्रह्मावर्त। हाँ। और क्या बोलते हैं? भारत माता। ठीक है। और यानी कोई एक ऐसा देश है जिसके इतने सारे नाम हो? भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको कई नामों से जाना जाता है। तो इस बात पर तुम लोग गर्व महसूस करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। ठीक है। लेकिन भारत के ये जितने भी नाम हैं ये सारे नाम भारत के अलग अलग समय पर दिए गए। ठीक है। अगर मैं प्राचीन काल में या एंशियंट टाइम की बात करूं तो भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इसकी कहानी तुम लोगों ने दादा नानी सबके मुंह से सुनी होगी। क्यों पड़ा भारत का नाम भारत? राजा भरत के नाम पर। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले राजा भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। भरत कौन है? देखता हूं तुम लोगों ने कितने बचपन में दादी नानी कहानियां सुनी होंगी। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? दुष्यंत और शकुंतला। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन बाय चांस कोई तुमसे पूछ ले और तुम अगर किसी वैदिक संस्थान में बैठे हो, तुमसे पूछो भारत का नाम भरत राजा के नाम पर पड़ा, ये भरत कौन थे? तो भरत जो है वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। याद है एक चित्र तुमने देखा होगा, एक राजा है जो शेर के जबड़ा फाड़ के उसके दांत गिन रहे हैं। देखा है वो? अगर हाँ, बच्चों वाली बुकों में मिलेगा तुम्हें। अगर कोई सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र है तो उसने भी ये चित्र देखा हो। तो भरत यानी के राजा भरत के नाम पर पड़ गया। दूसरा, तुम लोगों ने एक और नाम सुना होगा, आर्यावर्त। नाम सुना है? आर्यावर्त। आर्यावर्त का नाम जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में ये आर्यावर्त का नाम हमें मिलता है। और आर्यावर्त जो है, अगर इसका स्पेशल अगर हम देखें कि किसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है, तो आर्यावर्त की जानकारी हमें सबसे पहले मनु स्मृति में मिलती है। किसमें मिलती है? मनुस्मृति में। यानी कि हमारे एंशंट जो लिटरेचर हैं उस लिटरेचर में भी ये बताया गया है कि भारत जो है वो एक विशाल देश है जो कि उत्तर में स्थित है। यानी उत्तर में कहां स्थित? तो उत्तर का मतलब उत्तर नहीं, समुद्र के उत्तर में। क्योंकि नीचे क्या है हमारे यहां? समुद्र है। यदि अगर देखा जाए तो भारत जो है वो तीन ओर से घिरा हुआ है। किससे? अरे किससे? तीन ओर से किससे घिरा हुआ है भारत? समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए भारत के उत्तर के हिस्से पर उसे उसको क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। सिंपल सी चीज। आर्यावर्त क्यों है इसका नाम? भारत की नदियां सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और भारत की नदियां जो हैं वो पूजी जाती हैं। तुम जहां भी चले जाओगे, तुम्हारे गांव की अगर कोई नदी भी होगी तो तुम उसको पूजने लगोगे। ठीक है ना? पर इस इंडस्ट्रियल दौर में या औद्योगिक क्रांति होने के कारण या औद्योगिक
बस्तियां होने के कारण नदियां अब नाले में तब्दील हो गई हैं। यानी तुम अगर किसी भी नदी में नहाने जाओगे और जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर उद्योग लगे हुए हैं या कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो वहां का सारा गंदा पानी किसमें आएगा, और उसी में जाके तुम 3 डुबकियां लगाकर आ जाओगे। आ जाओगे ना? ठीक है ना? नहाना पड़े, मजबूरी है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार में कहते हैं कि भैया जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक हमारा मन और शरीर जो होगा शुद्ध नहीं होगा। तो तुम लोग, हाँ, और हम पाप, मेन तुम्हारे पाप, ये जो पापी लोग हो तुम लोग, इन लोगों के पापों को धोने के लिए भी तुम्हें स्नान करना होगा। तो इन्हीं नदियों के कारण उत्तर भारत में एक और शब्द यूज किया गया, ब्रह्मवर्त। तो आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त या ब्रह्मवर्त के नाम से भी इसको जाना गया। ठीक है, तो ब्रह्मावर्त भी कहा जाता है इसको। समय समय पर कई राजाओं ने शासन किया, और जो राजाओं ने शासन किया उन्होंने अपने अभिलेखों में भी इस तरीके से जो है अलग अलग समय पर लिखा। जैसे अगर देखा जाए तो भारत का पहला ऐसा शासक कौन था जिसने अभिलेखों का सहारा लिया, और अभिलेखों के सहारे के आधार पर उसने अपनी जनता को यह बताया कि अच्छा आचरण कैसे किया जाता है। तो भारत का ऐसा कौन सा पहला शासक है जिसने अभिलेखों का सहारा लिया? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक अगर भारत के बारे में, क्योंकि उसका शासन भारत में सबसे बड़े एरिया में था और जिसका इतना बड़ा एम्पायर था कि आज तक किसी ने भी भारत में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं किया जितना किसने किया है, सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में भारत का नाम क्या रखा है? और अशोक ने अपने अभिलेखों में भारत को जम्बू द्वीप कहा। क्या कहा? जम्बू द्वीप, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से होता हुआ म्यांमार तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान क्यों भारत का हिस्सा था इस समय? क्योंकि वो हमें दहेज में मिला था, यानी हम लोग बचपन से दहेज लेते आ रहे हैं। ठीक है, और हमें पहली बार गोरी भाभी मिली थी। दहेज याद है, गोरी भाभी याद नहीं है? हैं, सुनहरे बालों वाली गोरी भाभी मिली थी हमें, हेलना। विवाह हुआ था ना हमारा, मेरा नहीं मतलब उनका। ठीक है, तो हेलना भाभी मिली थी। ठीक है, और भारत को किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, भारत पर समय पर विदेशियों ने आक्रमण किए, और विदेशियों ने भारत में जब आक्रमण किए तो आक्रमण करते समय उन्होंने भारत के बारे में अलग अलग समय पे अलग अलग कहा। ऐसा ही एक इंस्क्रिप्शन है, और वो है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा है? खारवेल का हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। खारवेल का हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है, इसमें पहली बार हमें भारत के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ये कि इसे भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया इसको? भारत वर्ष कहा गया। यानी कि पहली बार एक अखिल रूप में देखा जाए या ऑल रूप में देखा जाए तो भारतवर्ष के रूप में हमें जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मिलती है। विदेशियों ने लगातार भारत पर आक्रमण किए, और विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करते हुए उन्होंने अपने तरीके से भारत का नाम अलग अलग तरीके से रखा। अगर भारत पर आक्रमण की बात की जाए तो भारत पर आक्रमण फारसी लोगों ने किया। फारसी यानी के ईरानी लोगों ने।
और जब इन्होंने आक्रमण किया तो भारत में जो इंडस रिवर बहती है, कौन सी रिवर बहती है? इंडस रिवर। अभी वर्तमान में तुम सुन ही रहे होगे इसके बारे में, ठीक है। यानी जितने भी विदेशी आएंगे वो विदेशी भारत में आने के लिए किस नदी को क्रॉस करेंगे? इंडस रिवर को क्रॉस करेंगे। और इंडस रिवर बहुत बड़ी रिवर है, यानी कि इस रिवर को क्रॉस करने के लिए इसके पानी के लेवल को पहले शांत होना पड़ेगा, तब जाकर लोग इसको क्रॉस कर पाएंगे। और क्रॉस करने में भी इतनी बड़ी सेना इस नदी को जब क्रॉस करेगी तो उसे बहुत सारी दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। इसलिए अधिकांश विदेशी आकर यहीं पर रुक जाएंगे। कुछ लोग क्रॉस कर जाएंगे और कुछ लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और इस तरह भारत में इसी फारसी और ईरानी लोगों ने इसी सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदू रखा। वो सा को क्या कहते थे? हा कहते थे। और सा से हा बनकर क्या हो गया? तो भारत का नाम हिंदू कैसे पड़ा? फारसी और ईरानी लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा और इस तरीके से इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदू पड़ गया। क्लियर है? आगे चलकर पारसियों का एक अभिलेख है जिसका नाम है सासनी अभिलेख। देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए ना इसको लिख लेना, ठीक है ना, अच्छे से। सासनी अभिलेख, और सासनी अभिलेख में पहली बार हमें सिंधु नदी के पार वाले लोग यानी कि सिंधु नदी के इस तरफ वाले लोगों को एक शब्द से पुकारा गया। वो शब्द जो कि सिंधु नदी के ईस्ट में पड़ता है, क्योंकि सिंधु नदी का ये ईस्ट है यानी कि पूर्वी इलाका है, इसलिए इसे रहने वाले लोगों को कहा गया हिंदुस्तान। और इस तरह सासनी इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले भारत का नाम हिंदुस्तान कहा गया। तो तुम ये पाकिस्तानियों का मत सोच लेना कि पाकिस्तानियों ने हमें हिंदुस्तान कहा, वरना तुम सोचो वो पाकिस्तान हम हिंदुस्तान। समझ गए? तो हमें प्राचीन काल से क्या कहा जाता रहा? हिंदुस्तान। यानी हमारा नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। फारसियों के बाद आने वाले समय में तुर्की लोग आए और तुर्की लोगों ने भी भारत को हिंदुस्तान कहा, यानी हिंदू या हिंदी बोलने वाले लोग हिंदुस्तानी कहलाए। और बाद में आए यूनानी लोग, और यूनानी लोग ने भारत को कहा इंडिया। और इंडिया इसलिए कहा क्योंकि यहां पर सिंधु नदी के आसपास के एरिया में कपास उगाया जाता था और कपास को ये लोग कहते थे सिंडन, और सिंडन से बन गया इंडन, और फिर ई की मात्रा लगाकर इन्होंने इसको कर दिया इंडिया, और ई लगाकर हम क्या बन गए? इंडिया। सिंडन से हम हो गए इंडन और फिर ई लगा के इंडिया। तो सबसे पहले भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत को सबसे पहले अलग अलग नामों से पुकारा गया। सबसे पहले अलग अलग नामों से जब पुकारा गया तो भारत जो है उसकी बात की जाए तो सबसे पहले भैया भारत को किस नाम से जाना जाएगा? राजा भरत के नाम पर। और भरत कौन है? शकुंतला और
दुष्यंत के पुत्र। फिर हमें पुराणों, वेदों और मनुस्मृति में किस नाम से पुकारा जाएगा? आर्यावर्त या फिर ब्रह्मावर्त नदियों के कारण। इसके बाद अशोक के अभिलेख में हमें किस नाम से जाना जाएगा? जम्बूद्वीप। उसके बाद खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष के नाम पर। फिर फारसी हमें क्या कहेंगे? हिंदू। और शासनीय इंस्क्रिप्शन में हमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद तुर्की लोग हमारे किस नाम से पुकारेंगे? हिंदुस्तान। और फिर उसके बाद यूनानी लोग हमें किससे पुकारेंगे? इंडिया के नाम से। समझ में आई ये बात? अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत जो है वो वर्ल्ड में कहां पर है? अगर मैं इस तरीके से तुमसे पूछूं कि भारत की स्थिति वर्ल्ड में कहां पर है, क्योंकि हम लोग भी कहां पर हैं? अर्थ पर ही हैं। तुम में से कोई चांद वांद से तो नहीं आया? कोई ऐसा एलियन बैठा हो यहां पर? नहीं, तुम्हारे लक्षणों से कुछ लोग ऐसे एलियन दिखते हैं, ठीक है, दूसरी प्रजाति के लोग। तो तुम में से कोई दूसरी प्रजाति का तो नहीं है? नहीं हो ना? तो सब भारत के ही हो। तो भारत के बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत अर्थ पर कहां है, तो तुम कैसे बताओगे इसको? तुम लोग, हाँ, कैसे बताओगे? वो चाइना के बगल पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के बगल में हम लोग कहां हो? कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? हाँ, हाँ, हाँ। अरे तो बोलने दो ना उसको अपने हिसाब से। हाँ, हाँ। साउथ ईस्ट में नहीं, हम साउथ में हैं। साउथ ईस्टर्न कंट्री तो, हाँ, मिडिल ईस्ट के बगल में। मिडिल वेस्ट के बगल में। हाँ, हाँ। और कैसे बताओगे? हमारे दिल में है। हैं? हमारे दिल में है हिंदुस्तान। देखो, किसी भी जगह की अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी हो, तो एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हमें सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना होगा। किसी भी जगह की स्थिति हमें उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पता चलती है, ठीक है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है? देखो, भारत की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो हम दो लाइन का सहारा लेंगे। एक अक्षांश रेखा, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। दूसरी देशांतर रेखा, जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी जगह अगर अर्थ पर है तो वो कहां पर है, ठीक। अब बात आती है कि कैसा होता है ये, कैसा दिखता है ये, कैसी रंग और रूप और बनावट होती है इसकी। अर्थ पर अगर कोई भी ऐसी लाइन खिंची है तो इसे हम लैटिट्यूड कहें, और अगर कोई भी लाइन ऐसी खिंची है तो इसे हम लॉन्गिट्यूड कहें। समझ में आई बात? देशांतर रेखा जो ऐसी खिंची हो, वो अक्षांश रेखा जो ऐसी खिंची हो, देशांतर रेखा जो ऐसी खिंची हो, ठीक है। पहले हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं। ये क्या है? तुम्हारे लिए जीरो है ये। टेस्ट में जीरो लाते हो ना, है ना? मैथ के हिसाब से सर्कल है, ठीक है ना? मान लो ये अर्थ है, क्योंकि ये तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। माना कि ये अर्थ है, ठीक है। अब मुझे इस अर्थ को दो बराबर भागों में बांटना है।
अगर मुझे इसको दो बराबर भागों में बांटना है तो मैं इसके दो भाग करूंगा, और दो भाग करने के लिए मैं इसके बीचों बीच से एक लाइन खींचूंगा। खींचूंगा बीचों बीच से एक लाइन। जो ये बीचों बीच से एक लाइन खींची है, इस लाइन को मैं जीरो कहूंगा। क्या कहूंगा मैं इसको? जीरो कहूंगा। ये लाइन किस लाइन से मैच खा रही है? लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा से मैच खा रही है, यानी मैं इसको 0 डिग्री अक्षांश कहूंगा। कहूंगा, सिंपल है, 0 डिग्री अक्षांश कहूंगा। अब मेरी इच्छा हो रही कि मैं इसको कुछ नाम वाम दे दूं। तुम लोगों की भी इच्छा हो रही होगी कुछ नाम दे देते, बेचारा दो भागों में बांट रहा है यार एक तो इसको। तो जब अर्थ को दो बराबर भागों में कोई लाइन भाग रही है तो भैया उसका कुछ नाम दे दो। तो क्या नाम दे दो उसका हम? इसका नाम मैंने दे दिया भू मध्य रेखा। भूमध्य क्यों कर दिया? ये भू और इसके मध्य में जाने वाली भू मध्य रेखा। ठीक है। अब भैया हमारे राम को पसंद नहीं आया और राम ने बोला नहीं नहीं हम भूमध्य रेखा नहीं, कुछ दूसरा नाम रखो यार, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने इसका नाम रख दिया एक और विषुववृत्त रेखा। फिर राम की बात मानना पड़ेगी, भगवान राम है वो तो बात तो माननी पड़ेगी। तो मैंने इसका दूसरा नाम क्या रख दिया? विषुववृत्त रेखा। पर टीना बोली नहीं सर ऐसा थोड़ी होगा, हिंदी वालों की बात सुन रहे हो, हमारे अंग्रेजों की हमारी बात नहीं सुनोगे क्या? अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, ऐसी थोड़ी हमें अंग्रेजी दे के गए हो हैं, हमारी अंग्रेजी में ही नाम दो। तो टीना की बात माननी पड़ेगी भाई, 200 वर्ष गुलाम रहे हम लोग अंग्रेजों के। पुष्पेंद्र जी ने बहुत कोड़े खाए उनके। ठीक है। तो पुष्पेंद्र जी लाल पीले पड़ गए थे हमारे, तो भाई इतने कोड़े खाए हैं तो भैया उनके हिसाब से नाम रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब टीना के कहने पे नाम तो रखना पड़ेगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसका नाम क्या हो गया? इक्वेटर। इंग्लिश में इसका नाम क्या हो गया? इक्वेटर। तो बेचारी एक लाइन के तीन तीन नाम हो गए। तो कभी भी अगर नाम आइए तीनों तो घबराना मत, तीनों एक ही के नाम, चाहे भूमध्य रेखा बोल लो, चाहे विषुवत रेखा बोल लो, चाहे इक्वेटर बोल लो। क्लियर है? समझ में आई बात? अब 0 डिग्री के मैं ऊपर जाऊंगा और 0 डिग्री के नीचे जाऊंगा, तो 0 डिग्री के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करते हुए लाइनें होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? होंगी लाइन। और 0 डिग्री के ऊपर जाऊंगा तो एक ऊपर से लाइन होकर गुजरेगी, जिसे मैं कहूंगा 23.5। ठीक है। ऐसे ही मैं 0 डिग्री के नीचे जाऊंगा तो 1 2 3 4 करते हुए ऐसे लाइनें होंगी, और ऐसे ही एक और लाइन होगी जिसको मैं कहूंगा 23.5। दोनों तरफ ऊपर और नीचे होगा। 0 डिग्री के ऊपर ये नॉर्थ होगा, और 0 डिग्री के नीचे ये साउथ होगा। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो 0 डिग्री के ऊपर जो कुछ भी है वो सब नॉर्थ में आएगा, और अगर मैं साउथ की बात करूं तो 0 डिग्री के जो नीचे है वो सब साउथ में आएगा। समझ गए? इसी आधार पर 0 डिग्री के ऊपर जो भी देश है वो नॉर्थ कंट्री, और जो 0 डिग्री के नीचे है वो साउथ कंट्री होगा। क्लियर है? अब 0 डिग्री के ऊपर जाऊंगा तो 23.5 तक जो एक लाइन होकर गुजर रही है, इस लाइन को बोलेंगे हम क्या? अब बोले 0 डिग्री का नाम रखा तो हमारा भी कोई नाम रख दो यार, ऐसा थोड़ी हो रहा है यार, हम भी तो एक लाइन है। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? 23.5, क्योंकि लाइन तो कैसी है? ऐसी। तो सभी अक्षांश रेखा ही हो जाएंगी, ये कंफ्यूजन है ही नहीं, सब अक्षांश रेखा होंगी। और इसका नाम रख दिया हमने कर्क, यानी टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ बहुत जगह के पास से निकलेगी ये। ठीक है। सांची के पास से इसलिए क्योंकि सांची तुम लोग जाते हो ना, ले चलूंगा एक दिन तुम लोगों को।
ठीक है, समझ गए? अरे, ले चलूंगा लगाया है मैंने, तुम गा पे तो ध्यान देते ही नहीं हो यार। ले चलूंगा। ठीक है। 23.5 के नीचे एक लाइन है, इसको मैं क्या दूंगा नाम? मैं नहीं दूंगा, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिको। सिंपल। समझ में आ गई बात? इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 0 डिग्री के ऊपर जा रहे हैं 23.5 पर कर्क रेखा, 0 डिग्री के नीचे जा रहे हैं तो 23.5 पर मकर रेखा। क्लियर है? अब मेरे को इंडिया ढूंढना है और मैंने निकाला टेलीस्कोप। अब मुझे इंडिया ढूंढना है। कहां है इंडिया, कहां है इंडिया, कहां है इंडिया? अब इतने पूरे अर्थ पर मुझे इंडिया कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। मैंने फिर ध्यान से देखा, और ध्यान से देखा तो मुझे मेरा हिंदुस्तान इधर दिखा। अगर इधर दिखा तो मैं नॉर्थ में हूं कि साउथ में हूं? नॉर्थ में हूं। यानी पहली चीज क्या निकल आई कि इंडिया कहां पर है? नॉर्थ में है। नॉर्थ में है। अगर मैं अर्थ को इस तरीके से अगर दो भागों में फिर बांट दूं तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? वेस्ट। और ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? ईस्ट। तो मैं नॉर्थ में हूं और किस डायरेक्शन में हूं? ईस्ट डायरेक्शन में हूं, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर हूं। अगर मैं 0 डिग्री के ऊपर हूं तो यानी कि मैं नॉर्थ में हूं, और यदि मैं लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखूं तो मैं ईस्ट में हूं। पहली चीज ये देखो, समझ में आई? यानी अगर मैं अक्षांश की स्थिति से देखूं तो भारत जो है वो कहां पर है? उत्तरी अक्षांश में स्थित है, नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है। क्लियर है? अभी तुमने बोला कि सांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा, यानी कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। अगर भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है तो मतलब कि भारत कर्क रेखा पर तो होगा, होगा। अभी कर्क रेखा पे क्या होगा, कैसे होगा, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले इतनी चीज समझ में आ गई। समझ में आ गया हमारा लेटीट्यूड क्या है? तो हमारा लेटीट्यूड नॉर्थ लेटीट्यूड है। हम कहां पर स्थित हैं? नॉर्थ में स्थित है। क्लियर सबको ये? बना लिया? अब मैं देशांतर रेखा की बात करता हूं, क्योंकि हमने अक्षांश रेखा की तो बात कर ली। अब हमें किसकी बात करनी है? लॉन्गिट्यूड की। यानी देशांतर रेखा, क्यों देशांतर रेखा कैसी है? ऐसी है। क्लियर है? चलो, यानी देशांतर रेखा ऐसी है, यानी कि ये कहीं ना कहीं से दो भागों में विभाजित करती होगी। ठीक है। ये वर्ल्ड का मैप लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है। जिसको नहीं लग रहा हो, जिसने पहली बार देखा हो, मान लेना यही है।
ठीक है, जिसको नहीं पता हो समझ लेना ये कुछ भी गोचा गांची कर दी बच्ची ने, ठीक है ना, बच्चे ने मतलब। अब देखो, इस अर्थ के दो बराबर भागों में बांटने के लिए मैंने इससे एक लाइन खींची और इस लाइन को भी मैंने क्या नाम दे दिया, जीरो। दो बराबर, ये मैंने इसलिए ऐसा लिया क्योंकि बाकी हिस्सा पीछे है, अर्थ तो गोल है ना, बाकी पीछे के लिए मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी घुमा दूंगा। समझ गए बात को? तो भैया मैंने अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक लाइन खींची जिसको मैंने क्या कहा, जीरो। और जीरो कहा तो ये जीरो कौन सी वाली लाइन से मैच खा रहा है, ये वाली लाइन से, यानी 0 डिग्री क्या होगी, ये देशांतर रेखा होगी। क्लियर है? 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी। अगर 0 डिग्री के इधर बात करूं तो इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। और 0 डिग्री के इधर बात करूं तो क्या होगा, पूर्व होगा। यानी ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। जिस तरह हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आधार पर नॉर्थ और साउथ देखा था, वैसे ही हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट देखा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब इसमें मुझे इंडिया ढूंढना है। दिख रहा है इंडिया सबको? ये रहा इंडिया। ये है क्या, ये? अरे वाह यार, तुम्हारी तो नजर तेज है यार। अच्छा, चश्मा लगाया ना, ठीक है। तो कहां है ये, यहां पर है। यहां पर है मतलब कहां है, पूर्व यानी ईस्ट में है। यानी कि देशांतर रेखा के हिसाब से भारत जो है वो कहां स्थित है, पूर्वी दिशा में स्थित है। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आई बात ये? अब देखो, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, क्या सभी देशों में सूरज एक ही टाइम पे निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी सभी देशों में सूरज जो है वो अपने हिसाब से निकलेगा, अपने हिसाब से निकलेगा। उसके हिसाब से हमें अपना हिसाब बिठाना पड़ेगा। भाई वो तो अपना चेंज नहीं करेगा ना। मैं सूरज को बोलेंगे काम करना, थोड़ा साइड से निकल जाना, आज क्या गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा सा पुष्पन जी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसलिए। या फिर हम बोल देंगे काम करना भैया, काम थोड़ा सा लेट निकलना, हम एक दो घंटे नींद और ले लें तो थोड़ा अंधेरा ज्यादा रहेगा हमारे पास। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, सूरज तो अपने समय पे निकलेगा। अगर सूरज अपने समय पे निकलेगा तो सब जगह गुड मॉर्निंग भी सब अपने अपने हिसाब से होगी, होगी गुड मॉर्निंग अपने हिसाब से। ठीक है। अब ये गुड मॉर्निंग कैसे अपने अपने हिसाब से होगी, जैसे जैसे सूरज की रोशनी पहली पड़ती जाएगी और गुड मॉर्निंग होती जाएगी, होती जाएगी। चलो अब एक गुड मॉर्निंग का खेल देखें, कैसे गुड मॉर्निंग होगी। ठीक है, चलो। ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते लाइनें होंगी। और 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो भी 1 2 3 4 ऐसी लाइनें होंगी, होंगी। कभी ना कभी तो ऐसा होगा, क्योंकि अर्थ गोल है तो कहीं ना कहीं जाके ये रेखाएं मिलेगी, मिलेंगी ना, कहीं ना कहीं ये रेखाएं जाके आपस में मिल जाएंगी। 0 डिग्री के इधर से होते 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 हम जाएंगे तो यहां पर 180 डिग्री आएगा। और यहां से भी होते होते जाएंगे तो जब इसके पीछे जाए, मतलब यहां पर जो है मिलकर ये वाली लाइन आ जाएगी तो यहां पर भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और यहां भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 और 180 कितना होता है, और कोई भी गोल चीज कितनी होती है, 360 होती है। यानी अगर ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है, तो जीरो लाइन से ये 180 है, 180 है, और 180 को मैंने मिला दिया तो बन गया ना गोला, बन गया। यानी अर्थ अगर गोल है और अगर वो 360 डिग्री है तो लाइनें भी कितनी होंगी, 360 होंगी।
इसके हिसाब से बांटा मैंने। ये पश्चिम हो गया और ये पूर्वी हो गया। अब अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, घूम रही है, किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है? मैं तो स्कूल वाला क्वेश्चन पूछा था। बच्चे जब पढ़ाई कराओ पढ़ाओगे बच्चों को, बच्चों ने पूछ लिया तो क्या बोलोगे? बेटा कई बात नहीं, मैम से पूछना जाके। कैसे घूमेगी? ईस्ट टू वेस्ट घूमेगी। ठीक। अर्थ 1 डिग्री घूमने में, यानी वो घूम रही है, और 1 डिग्री घूमने में वो 4 मिनट का समय लेती है। अगर 1 डिग्री घूमना होगा तो 1 डिग्री घूमने में उसे कितने समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। चलो भैया 4 मिनट का समय लग रहा है 1 डिग्री घूमने में। कितने मिनट का समय लग रहा है? 4 मिनट का समय लग रहा है। तो भैया मुझे 15 डिग्री घुमा दो। मुझे कितने डिग्री घुमा दो? 15 डिग्री। तो अगर मैं 1 डिग्री में 4 मिनट ले रहा हूं तो 15 डिग्री घूमने में मैं कितना लूंगा? 60 मिनट लूंगा। यानी 60 मिनट, 60 मिनट यानी के 1 आवर, 1 घंटे का समय लगा। अब मुझे 180 डिग्री घूमना है। तो 180 में 4 का गुणा करोगे तुम लोग, और उसमें फिर 60 का भाग दोगे, 60 का भाग दोगे ना, कितना आएगा? 12 आएगा। यानी मुझे 180 डिग्री घूमना है तो मुझे कितना समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा, लगेगा। और मुझे 360 डिग्री घूमना है, तब मुझे कितना समय लगेगा? निकल आया 24 घंटे। और अर्थ अपने एक्सेस पे एक राउंड लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। हम दिन मानते ही ना 24 घंटे का होता है। क्यों होता है? तो हमने ये निकाला इसलिए होता है। समझ में आई बात? क्योंकि अर्थ अपने एक्सेस पे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले रही है और 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय ले रही है, तो 180 डिग्री घूमने में 12 घंटे का समय लेगी, और 360 डिग्री घूमने में, तो निकल आया क्या? तो मेहरबान कदरदान, क्या निकल के आया? 24 घंटा निकल आया। ठीक। ये जो 0 डिग्री होकर गुजर रही है, जिस स्थान से इसको लिया जाता है, यह है लंदन। यहां पर कौन सा है? ब्रिटेन है, और उसका शहर कौन सा है? लंदन। और लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। अफ्रीका पे लिख रहा हूं मैं, है ना, नाम मत समझना अफ्रीका में, ये पॉइंट को लिख रहा हूं मैं। लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर रेखा। समझ में आई बात? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरेगी 0 डिग्री, और इसे जीरो लाइन को हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन, यानी अंतरराष्ट्रीय जो समय मानक होता है, यानी जो समय निर्धारित होता है, जो टाइम निर्धारित होता है, वो इसी 0 डिग्री से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? 0 डिग्री से। कैसे होगा? पहली चीज, हमने 0 डिग्री को कहां से नापा? तो लंदन के ग्रीनविच को हमने इसका पॉइंट बनाया। अब 0 डिग्री के बाद यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। बढ़ रहे हैं आगे।
सभी देशों से कोई ना कोई लाइन होकर गुजर रही होगी। तो भारत से भी कोई ना कोई ऐसी लाइन होकर गुजर रही होगी। ठीक है, अगर ये किसी भी जगह का समय निर्धारित करने वाली लाइन है तो हमें भी अपने देश का समय निर्धारित करना होगा, और भारत से बहुत सारी लैंगिट्यूड गुजरेगी, उसमें किसी एक को हमें चुनना होगा। हमने एक लाइन चुनी, वो लाइन चुनी हमने 82.5 डिग्री। हमने अपना समय निर्धारित करने के लिए कौन सी लाइन चुनी? 82.5 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? समझ में आ रहा है? सिंपल भाषा में समझ में आई अभी तक कहानी? अगर 1 डिग्री घूमने में मुझे 4 मिनट का समय लग रहा है तो सिंपल सी, मुझे 82.5 डिग्री घुमा दो और मुझे कितना समय लगेगा वो मेरे को दे दो। कितना लग रहा है मेरे को? जो भी निकले उसमें 60 का भाग दे देना। ये तो रटा रहा है, ठीक से 5.5 भी नहीं निकलता। हाँ, भाई मैं बचपन में इससे तेज मैथ कर लेता था, मैं उंगलियों पे कर लेता था, उंगलियों पे करता ही रह जाता था बस, इतने में लड़कियां जवाब दे देती थी। इसलिए लड़के कभी जीत ही नहीं पाते थे। तो समय आएगा 5.5, 5 घंटे 29 मिनट समथिंग कुछ आएगा, तो हम इसको 5.5 घंटे मान लेते हैं। कितना आएगा? तो अर्थ 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 5.5 घंटे का समय लेगी। अगर 1 डिग्री में 4 मिनट का समय ले रही है तो 82.5 डिग्री घूमने में वो 5.5 घंटे का समय लेगी। क्लियर है? क्लियर है? चलो समझना ध्यान से, समझ में आया यहां तक? किसी को भी कोई का कू की ई ओ ए अम ओ आ ही ओ तो पूछ लेना। समझ गए? मना करते बैठ जाओ ठीक है? समझ में आ गई बात? चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो भैया हमने अपना समय निकाल लिया कितना? 82.5 डिग्री। देशांतर रेखा निकाली जो हमने समय से निर्धारित करी, और समय से निर्धारित करके हमारे पास कितनी आई? 5.5 घंटे आई। चलो, यानी लंदन के ग्रीनविच से भारत की दूरी जो है वो 5.5 घंटे आगे है। क्या है? आगे है। 5.5 घंटे आगे है। अब हमारी जो 5.5 घंटे आगे है, तो भैया लंदन के ग्रीनविच को तुमने भैया एक पॉइंट बनाया, हमारे भारत में भी एक पॉइंट लो। अब तो हमारे भारत का भी कोई ना कोई पॉइंट लो। तो हमने भी अपने भारत का पॉइंट ले लिया, और हमारा भारत का पॉइंट क्या बन गया? ये यहां पर इलाहाबाद के पास कौन सा? वो हनीमून। इलाहाबाद का क्या? नैनी। क्या होगा इलाहाबाद का? नैनी। कई जगह मिर्जापुर आता है। यानी इलाहाबाद के नैनी यानी मिर्जापुर से हमने अपना समय निर्धारित कर दिया। समझ में आई बात? तो जिस तरह जीरो लाइन को लंदन के ग्रीनविच से समय निर्धारित करने के लिए लिया गया, वैसे हमने अपना समय कहां से ले लिया? इलाहाबाद के नैनी यानी के मिर्जापुर से। क्लियर है? हमें यह भी पता चल गया, हमें यह भी पता चल गया।
हमें यह भी पता चल गया कि हम 5.5 घंटे आगे हैं। हम आगे क्यों हैं, पीछे क्यों नहीं? आगे ही क्यों हैं, पीछे क्यों नहीं है? अपना स्वभाव है। ठीक, देखो, स्वभाव की रानी काजल रानी। ये सूरज है। सूरज जब उगता है तो हम ये मानते हैं कि सूरज की पहली रोशनी जापान पर पड़ती है, इसलिए जापान को हम क्या कहते हैं? उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। ऐसा नहीं है सब जगह पड़ती होगी, लेकिन हमने जापान से सबसे पहले यह निर्धारित किया कि उगते हुए सूरज का देश जापान है। यानी ये मान के चला कि जापान पे पहली बार सूरज की रोशनी पड़ेगी, यानी सबसे पहले जापानी लोग उठेंगे। अब बाकी देश भी पड़ेंगे, है ना, ये लोग भी उठ रहे हैं गरीब, वरना पता ये सोचो तुम ये सोते रह जाएंगे। ऐसा नहीं, हमने जापान को आधार बनाया और जापान उगते हुए सूरज का देश है, तो सबसे पहले जापानी गुड मॉर्निंग करेंगे और चाय बिस्किट खाने चले जाएंगे। बेचारे वो तो सूप पीते होंगे छिपकली का, ठीक है ना, अपन समझ गए बात को। तो वो लोग अपनी गुड मॉर्निंग कर लेंगे। जैसे ये लोग अपनी गुड मॉर्निंग करेंगे तो आगे के देशों तक सूरज की रोशनी पड़ेगी और वो लोग गुड मॉर्निंग करने लगेंगे। जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे लोग गुड मॉर्निंग करते जाएंगे। जापान के बाद चाइना में होगी गुड मॉर्निंग, चाइना के बाद फिर भारत में होगी, फिर बांग्लादेश में, फिर भारत में होगी होगी गुड मॉर्निंग। फिर भारत के बाद पाकिस्तान में होगी, अफगानिस्तान, ईरान, इराक होता हुआ फिर यूरोप और अफ्रीका में होती हुई लंदन के ग्रीनविच में गुड मॉर्निंग होगी। जब लंदन के लोग गुड मॉर्निंग कर रहे होंगे तब तक हम 5.5 घंटे गुजार चुके होंगे। यानी अगर दिन के यहां 12 बज रहे हों तो भारत में कितना बज रहा होगा? हम 5.5 घंटे आगे हैं, यानी कि हमारे यहां शाम के 5:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे होंगे? समझ में आ रही कि नहीं आई बात? क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं, यानी कि पहले हमारे यहां गुड मॉर्निंग हुई, हमने चाय नाश्ता पानी सब कर लिया, हम ऑफिस चले गए हैं, ये चच्चा लोग उठ रहे हैं। हम ऑफिस में टाइम अप हो गया, हमारा हाफ ब्रेक हो गया और इनकी अब मॉर्निंग हो रही है। जैसे मान लो अभी घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। लो, अभी कितना बज रहा होगा लंदन में? यानी कि वो लोग सो के उठ रहे होंगे, अभी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होंगे। हम लोग अभी अपना हाफ डे बिना चुके, और शाम को जब हमारी छुट्टी हो रही होगी तब इनके हाफ ब्रेक हो रहा होगा। समझ में आई बात? समझे? तो हम कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे। क्लियर हो गई बात सबको? तो भैया भारत की हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखा, और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमने ये पता कर लिया कि भारत जो है वो लेटीट्यूड के हिसाब से क्या कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ में है। अगर हम देखें तो भारत की लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें पता चल गया, ये 0 डिग्री है, ये भारत है, यानी भारत नॉर्थ में स्थित है। और हमें देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पता करना था, तो भारत किस डायरेक्शन में है? भारत ईस्ट में। तो ये दो चीजें पता करने के लिए इतनी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ी। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता कि भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है, तुम मान जाते तो लिख लेते कॉपी में। लेकिन इसे मानने के लिए तुम्हें ये पूरी चीजें पढ़नी थी। अब कोई तुमसे पूछे कि भैया नॉर्थ में क्यों है, ईस्ट में क्यों है, तो अब बता पाओगे? चाहता तो मैं इसको एक लाइन में खत्म कर सकता था। समझ के बात को? और तुम लिख ले, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो तुम्हें टिंडा कुछ नहीं पता। समझ गए? जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम तो लिख ही लोगे ना। समझ गए बात को? लेकिन अब हमें लेटीट्यूड भी पता चल गया, हमें लॉन्गिट्यूड भी पता चल गया, हमें अक्षांश रेखा देशांतर रेखा कैसे खींची जाती है ये पता चल गया। भारत, इंडिया
यानी वर्ल्ड में कहां पर है ये पता चल गया। दूसरे देशों के बारे में भली अभी टिंडा हमें पता नहीं चला, आने वाले समय में वो भी पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो अब ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई? समझ में आ गई? अगर कोई तुमसे पूछे कि भारत जो है वो ग्रीनविच लाइन से कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है, भारत किस अक्षांश में स्थित है? उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत किस देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत जो है, अगर उसकी कंडीशन की बात की जाए तो भारत जो है लंदन ग्रीनविच रेखा के हिसाब से जो है कितने घंटे पीछे है? क्रॉस करके बोलना, आगे, पीछे नहीं। क्या है? आगे है। हमारा जो इंटरनेशनल टाइम जोन के हिसाब से जो टाइम लंदन के ग्रीनविच से लिया जाता है वो भारत का किस अक्षांश से लिया जाता है? 82.5, 82.5 से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? नैनी यानी के मिर्जापुर से लिया जाता है। समझ गए बात को? तो ये 3-4 लाइनें जो हमें लिखनी थी वो हमने मैपिंग की तरह समझ ली। समझ गए? पूरी ज्योग्राफी मैपिंग पे होगी, हमें लिखना नहीं। मैं मैप बनाऊंगा और तुम्हें मैप बनाते हुए चल, उसी पे लोकेट करना है। हाँ, जो मंद बुद्धि है बोल थोड़ा बहुत लिखते हुए चल चल। समझ गए? लिखते हुए चल चलोगे? क्लियर है? तो कल हम देखेंगे भारत का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। आखिर भारत किस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में समाया हुआ। समझ गए बात को? तो बाकी चीजें फिर हम लोग कल करते हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।